गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज फिर हिंदी का क्लास शुरू हो गया है। तुम लोग अभी गर्मी छुट्टी में घर पे हो, अपने वह काम को पूरा करते रहना। और इससे ज़्यादा मैं विशेष क्या कह सकती हूँ, काफ़ी गर्मी पड़ रही है, अपने सेहत का ध्यान रखना है और पढ़ाई लिखाई करते रहना है। ऐसा नहीं कि पढ़ाई लिखाई में लापरवाही करना है, इससे बच कर के अपने काम को पूरा करते रहना है। आज आपके हिंदी क्लास में अव्यय पढ़ाया जाएगा। अव्यय के अर्थ को पहले समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, अव्यय में पहला वर्ण जो होता है वह एक शब्दांश के रूप में काम करता है। इसको हम अक्षर नहीं करते, इसको क्या कहेंगे? यह एक शब्दांश है जिसको उपसर्ग बोलते हैं। हमेशा से बताते आई हूँ मैं कि शब्द के पहले लगने वाले शब्दांश, शब्दांश का मतलब शब्द का एक छोटा सा अंश। शब्दांश का अर्थ क्या होता है? शब्द का एक छोटा अंश, और वही छोटा अंश उपसर्ग के नाम से जाना जाता है। तो आज वही उपसर्ग के माध्यम से बने शब्द यानी अव्यय को हम लोग पढ़ेंगे। अव्यय का अर्थ होता है जिसका व्यय नहीं किया जाए। व्यय का मतलब यानी कि बेचा नहीं जाए, खर्च नहीं किया जाए। व्याकरणिक तरीका से देखा जाएगा तो इसका अर्थ होगा कि व्यय का मतलब खर्च करना। ठीक है। अब यहाँ उस अव्यय का दूसरा नाम क्या होता है? अविकारी। अविकारी का मतलब जिसमें कोई विकार न हो, जिसमें कोई परिवर्तन न हो। विकार, अविकार, अविकारी और विकारी, ये दो शब्द ऐसे होते हैं जो अव्यय में आते हैं। तो विकारी में यानी जिसमें विकार उत्पन्न हो जाए, जिसमें परिवर्तन आ जाए, वह विकारी है। और जिसमें कोई परिवर्तन न आए, जिसमें कोई बदलाव न हो, वह अविकारी होता है। अब इस तरह से अगर आपसे पूछा जाए या कहा जाए कि अविकारी का दूसरा नाम क्या होता है, तो अव्यय होता है। फिर अव्यय का दूसरा नाम क्या होता है? तो अविकारी होता है। तो आप लोग इसका अर्थ समझ गए कि अव्यय का अर्थ होता है कि जिसका व्यय नहीं किया जा सके, और अविकारी का अर्थ होता है जिसमें कोई विकार यानी कोई परिवर्तन, कोई बदलाव न किया जा सके। अब इसके परिभाषा को हम लोग देखते हैं कि जिन शब्दों के लिंग, वचन, पुरुष, कारक इत्यादि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे अव्यय कहते हैं। अब यहाँ देखिए, अब आप लोगों को यही समझना है कि यहाँ जो है लिंग है, यहाँ वचन है, पुरुष है, कारक है। अब ध्यान से सुनिए, लिंग यानी कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग में जब बोलेंगे लड़का तो ये तो पुल्लिंग है, शब्द है, लेकिन जैसे ही इसका हमको परिवर्तन इसमें लाना होगा तो सबसे पहले इसके वचन को बदलते हैं। और जब वचन बदलेगा तो सारी चीज़ों में बदलाव आ जाएगा, चाहे वह क्रिया शब्द हो, चाहे विशेषण शब्द हो, चाहे जो भी। तो ऐसे में हम लोग जब लिंग में बदलाव करेंगे तो मान लो कि हमको पुल्लिंग से कभी कभी स्त्रीलिंग भी बनाना पड़ता है, तो उसमें भी हम वचन चेंज करते हैं, बदलते हैं, तभी जा कर के हमारा वाक्य जो है परिपूर्ण होता है और सही होता है। अब दूसरा होता है वचन। जब वचन का अर्थ संख्या, यानी कि आप जब एक किसी चीज का बोध करेंगे तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, और जैसे ही एक से आगे बढ़ेंगे तो उसमें परिवर्तन आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि लड़का पुल्लिंग शब्द है और इसका वचन बदलेंगे हम तो लड़का की जगह क्या हो जाएगा? लड़के हो जाएगा। लड़की स्त्रीलिंग शब्द है, जैसे ही वचन बदलेंगे तो लड़कियां हो जाएगा। तो इस टाइप से ऐसे ही इसी तरह से देखते चलना है। अब पुरुष, पुरुष का मतलब क्या आप समझते हैं कि सिर्फ पुरुष का मतलब मर्द नहीं, पुरुष का मतलब श्रेणी, श्रृंखला, व्याकरण में जो एक वचन में होता है, बहुवचन में होता है। पुरुष में होता है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब इसी तरह से इस उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष के बारे में जान लीजिए। उत्तम पुरुष वो होता है जो वक्ता होता है। जैसे मैं आप सबको अभी पढ़ाने का काम कर रही हूँ, तो मैं यहाँ क्या हूँ? उत्तम पुरुष, जो मैं उस काम को कर
रही हूँ, बोलने वाले को यानी वक्ता को उत्तम पुरुष कहा जाता है। मध्यम पुरुष यानी कि सुनने वाले श्रोता को, जो हमारी बात को सुन रहे हैं, वे मध्यम पुरुष हुए। और अन्य पुरुष जिसके बारे में कहा जाए, अभी किसके बारे में आप लोगों को मैं बता रही हूँ, अव्यय के बारे में, तो वो हो जाता है अन्य पुरुष। ठीक है, अब इस तरह से कारक में चलते हैं। हाँ, थोड़ा थोड़ा सब समझ लीजिए। अब कारक क्या है? कारक हमेशा क्रिया के साथ होता है। जब तक क्रिया नहीं है, कारक अपना काम नहीं कर सकता है। केवल वह क्रिया की सहायता के लिए रहता है और एक दूसरे के संबंध को क्रिया के साथ मिल करके क्या करता है? स्थापित करता है, बताने का काम करता है। कारक कुछ नहीं है, कारक सिर्फ क्रिया का मददगार है, उसकी सहायता करता है और अन्य वाक्यों को एक दूसरे के साथ जोड़ने में मदद करता है, यानी कि संबंध स्थापित करने में मदद करता है। अब इस तरह से आप लोगों को यहाँ तक मैं समझा दी। अब चलते हैं कि अव्यय शब्द यानी कि कौन ऐसे ऐसे शब्द हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तो देखिए, अब जब यहाँ लिखा हुआ है, जब में कोई परिवर्तन करेंगे, जब की जगह जबो लिखेंगे, तब की जगह तबो बोलेंगे, तभी की जगह तभियो लिखेंगे, नहीं, ये सब गलत हो जाएगा। ये शब्द जो है जैसे जब, तब, कब, तथा, इधर, उधर, यहाँ, वहाँ, क्यों, ठीक, इन सब जैसे शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं किए जा सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं सारे शब्दों को यहाँ लिखा गया है। कुछ शब्द ऐसे हैं कि इसमें छोड़ भी दिए हैं हम कि कितना लिख पाया जाएगा। उदाहरण के तौर पर आप इसको अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। यानी देखिए, जब अव्यय शब्द है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ठीक उसी तरह से तब, कब, तथा, इधर, उधर, यहाँ, वहाँ, क्यों, ठीक, अरे, और, किंतु, परंतु, लेकिन, बल्कि, इसलिए, बिल्कुल, अतः, अत्यंत, अर्थात, चूंकि, क्योंकि, जितने भी उदाहरण के तौर पर मैं यहाँ शब्द को लिखी हूँ, उन शब्दों में कोई परिवर्तन, कोई बदलाव, कोई कुछ नहीं होता है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? अव्यय शब्द कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अव्यय शब्द कहा जाता है। अब हम लोग अव्यय के काम को देखेंगे, कार्य को देखेंगे कि यह कार्य को अपना किस तरह से पूरा करता है। ठीक है, जब तक किसी भी व्याकरण के अध्याय को अच्छे से नहीं पढ़िएगा, नहीं समझिएगा, तब तक ये सब समझ में आने वाला नहीं है। इसलिए किसी भी बच्चे को अच्छे से पढ़ना चाहिए और समझ करके लिखना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि बस देख करके छाप दिए, पहले आप उसको पढ़िए, समझिए, उसके बाद कॉपी में नोट कीजिए। ऐसा कीजिएगा तो पढ़ाई में कहीं भी कोई किसी तरह का रुकावट नहीं आएगा, कोई अवरुद्ध नहीं होगा, सब चीज़ एकदम सही से चलते चलेगा। आप अगर इसमें थोड़ा सा भी इधर उधर कीजिएगा, देख करके छापिएगा, तो कुछ समझ में नहीं आएगा। अब यहाँ समझाने का काम मैं कर रही हूँ, सब अच्छे से समझ लो और लिख लो। अब यहाँ देखो, अब क्या है? अव्यय के कार्य यानी कि काम। ठीक है, अब देखो नंबर एक नंबर में यानी कि सबसे पहला काम अव्यय का क्या होता है कि वह यानी कि क्रिया, जब किसी काम को कोई करता है, उस काम के लिए स्थान यानी कि काम को करने का जो जगह है वही स्थान, दिशा, उस काम को किस दिशा में किया जा रहा है। दिशा का मतलब पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर नहीं होगा। दिशा का मतलब कि उस टॉपिक को जो पढ़ाया जा रहा है उसका तरीका क्या होना चाहिए, उसकी दिशा क्या है, वह किस उद्देश्य से कराया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखिए समय यानी कि समय का ध्यान रखना चाहिए, समय निर्धारित होनी चाहिए। रीति यानी कि तरीका, बात समझ में आ रही है ना? एक एक चीज को मैं बता रही हूँ, अगर आप नहीं सीखोगे तुम लोग तो जीवन में कभी नहीं सीखोगे। देखो यहाँ कि समय, रीति, रीति का मतलब होता है
साथ जोड़ना, मैं उसके जैसा हूँ, वह मेरे जैसा है, वह उसके जैसा पढ़ने में तेज है, इसी को तुलना कहते हैं। ठीक है। परिमाण यानी कि मात्रा, परिमाण का मतलब क्या होता है? मात्रा, जैसे 1 लीटर दूध, 5 लीटर पानी, आधा केजी चीनी, ये सब जो है परिमाण में आता है, उसकी मात्रा। ठीक है। सादृश्य, जो सापेक्ष दिखाई दे। सादृश्य का अर्थ क्या होता है? जो एकदम आमने सामने से दिखाई देता हो बाबू। ठीक है, उसको सादृश्य कहते हैं। अब उसके बाद क्या है? उद्देश्य, यानी कि आपका किसी काम को करने के लिए क्या उद्देश्य है, क्या लक्ष्य है, क्या सोच करके आप उस काम को कर रहे हैं। ठीक है, ये पहला इसका काम करने का तरीका होता है, यानी कि इसको नियम भी बोल सकते हैं। दूसरा में है कुछ अव्यय शब्द, पदबंधो, यानी कि बताए हैं कि पदबंध क्या होता है कि जब छोटे छोटे पदों को एक साथ मिला करके उसको एक कविता का रूप दिया जाता है, कहानी का रूप दिया जाता है, तो क्या कहलाने लगता है? पदबंध कहलाने लगता है। जैसे मान लो कि किसी स्तुति को ले लो, हनुमान चालीसा ही ले लो, तो जैसे शुरू करते हैं श्री गुरु चरण सरोज रज, एक पद हुआ। ठीक है, उसके बाद वाला जो पद है वो भी आएगा, उसके बाद का पद होगा वो भी आएगा। जब यह 1 2 3 4 ऐसे करके इसकी जब समाप्ति होगी तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये पदबंध है। ठीक है, कि छोटे छोटे वाक्य के छोटे छोटे अंश को पद कहा जाता है, और जब अनेक पद एक साथ शामिल होकर एक अर्थ, स्पष्ट अर्थ निकालते हैं, यानी कि साफ सुथरा अर्थ निकलता है, तो वह पदबंध कहलाता है। समझे ना? अब आगे चलते हैं। देखिए अब यहाँ क्या कहता है कि कुछ अव्यय शब्द पदबंधों, उपवाक्यों, यानी कि वाक्य से अलग हट करके जो वाक्य होता है, वाक्य के बाद जो वाक्य होता है। ठीक है, वाक्य के बाद वाले वाक्य को क्या कहा जाता है? उपवाक्य कहा जाता है, और वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, यानी कि दो वाक्य, ठीक है, वह आया और फिर चला गया, बीच में और आ गया, यानी कि दो वाक्य को जोड़ दिया ही, और क्या किया? और समुच्चय बोधक हो गया, क्योंकि आप जोड़ने का काम किया है। समझे ना? अब चलिए तीसरे नंबर पर, अव्यय शोक हर्ष आश्चर्य इत्यादि भावों को व्यक्त करते हैं। यह जो है शोक हर्ष विस्मय आदि बोधक अव्यय का उदाहरण है, यानी आप विस्मय, जिसको सुन करके आप विस्मय हो जाए, आश्चर्य में पड़ जाए, या आपको कष्ट पहुंच जाए या खुशी मिल जाए। ठीक है, तीसरा क्या है इसका कि इसमें आदि बोधक के रूप में आता है। कुछ अव्यय संबोधन को सूचित करते हैं। संबोधन माने किसी को कहना, अरे इधर आओ, कहाँ जा रहे हो, एक गिलास पानी लाओ, ये काम करो, वो काम करो। ठीक है, चाहे किसी के बारे में कुछ कहना। ठीक है, ये संबोधन है। अब आगे चलते हैं। अब देखिए कुछ अव्यय बल निषेध स्वीकार अवधारणा इत्यादि भी व्यक्त करते हैं, या किसी भी आमने सामने की वस्तु की प्रतिक्रिया को व्यक्त करने का काम करता है। अब देखिए, अब यहाँ तक आप लोग समझ लिए, लेकिन हमको नहीं लगता है कि इसको अच्छे से सब समझा होगा। देखो, हिंदी की बात हटा दो, इंग्लिश में तुम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा होगा। उस पार्ट्स ऑफ स्पीच को हिंदी में कहा जाता है कि व्याकरण का वर्गीकरण। ठीक है, तो व्याकरण का वर्गीकरण जो है वह व्याकरण के हिसाब से 8 भागों में किया गया है। 8 भागों में किया गया है। उसमें पहला आता है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, जो कि तुम लोगों को पहले पढ़ाया दिया गया है। ठीक है, 8 में 4 तुम लोगों को पहले पढ़ा दिया गया है, और 4 जो आता है वह अव्यय के तहत आता है। किसके तहत आता है? अव्यय के तहत। तो अव्यय में 4 आता है। पहला क्रिया विशेषण, और दूसरा होता है संबंध बोधक, जो संबंध बताने का काम करता है। तीसरा होता है समुच्चय बोधक, जो यानी कि किसी की मान लो कि एक दूसरे को जोड़ने का काम करता है। जैसे
जैसे मान लो साथ में और या ये सब समुच्चय बोधक का उदाहरण होता है। और जिसमें आदि जिसमें आश्चर्य सूचक संकेत मिलते हो वह समुच्चय बोधक है। अब यहाँ देखिए अव्यय के भेद में चलते हैं। अव्यय के भेद यानी कि 4 भेद। अभी बताया ना कि व्याकरण को 8 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, 4 ये हो गया। और 4 फिर आता है एक क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और इसमें आदि बोधक। आप देखो आप इसको हम लोग लेते हैं अव्यय के तहत और उसको लेते हैं शब्द के तहत। ठीक है, शब्द में जब वो आ जाते हैं तब उसमें से निकलता है वो संज्ञा, सर्वनाम, ये सब वाला 4। ठीक है, अब यहाँ चलते हैं। अब इस क्रिया विशेषण को पहले सबसे अच्छे से समझ लेते हैं कि जिस शब्द से क्रिया की विशेषता का ज्ञान होता है, ये सब जानता है कि क्रिया की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। कि जब हम किसी काम को करते हैं उसमें कुछ खासियत आ जाती है तो उसको हम क्रिया विशेषण का नाम देते हैं। ठीक है, आप यहाँ देखिए जैसे अब इसका विशेषता क्या है, यहाँ, वहाँ, अब, कब, तब, जल्दी, इन सब शब्दों के जुड़ जाने पर वाक्य में जब ये सब शब्द जुड़ जाते हैं तो वह क्रिया विशेषण बनता है। क्योंकि उसमें उस काम को करने में अगर अब लगाते हैं, अभी लगाते हैं तो जल्दी होने का भाव प्रकट कर रहा है। वहाँ का कहेंगे तो कहीं जाने का भाव प्रकट कर रहा है, यहाँ का कहेंगे तो यहाँ रहने का भाव प्रकट कर रहा है। अब इस तरह से ये जो है क्रिया अपने विशेषता को बताने का काम करता है। ठीक है, आप चलिए क्रिया विशेषण का वर्गीकरण 3 आधारों पर किया गया है। कितने आधार पर? 3 आधार पर। अब तीनों आधार क्या क्या है देखिए। सबसे पहले प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण 3 प्रकार के होते हैं। प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। सबसे पहला होता है साधारण क्रिया विशेषण। सबसे पहला 1 नंबर में आता है साधारण क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषण का प्रयोग किसी वाक्य में स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र रूप से होता है, यानी कि किसी वाक्य को बोलने या लिखने में कोई प्रतिबंध नहीं है या किसी तरह की रुकावट नहीं है, उसको हम कहते हैं क्रिया विशेषण का प्रयोग, यानी कि स्वतंत्र रूप से किया जा रहा है। समझे? और उसे साधारण क्रिया विशेषण कहते हैं। जिस वाक्य में किसी भी क्रिया विशेषण शब्द का प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है तो वह क्या कहलाता है? साधारण क्रिया विशेषण। किसी भी वाक्य में जब क्रिया विशेषण का प्रयोग अगर स्वतंत्र रूप से होता है तो उसे साधारण क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे हाय, मैं क्या करूं, बोलने के न आगे सोचना है न पीछे सोचना है। जब कष्ट हुआ तो हम कहे कि अब मैं क्या करूं, अब मेरा जीवन जो है वह बहुत कष्ट में है। समझ रहे हैं ना? इसको कहने के लिए ना ही हमको किसी से पूछना पड़ा और ना ही सोचना पड़ा, क्योंकि हम अपने मन के भाव को खुले मन से बाहर निकाल रहे हैं। तो कोई भी आदमी अपने मन के भाव को ही स्वतंत्र रूप से बोल सकता है, दूसरी के बातों को नहीं बोल सकता है। समझे ना? इसलिए यह हमेशा साधारण क्रिया विशेषण जो है जब हम अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं तो वह स्वतंत्र रूप से होता है। समझे ना? दूसरे के प्रतिक्रिया को हम स्वतंत्र रूप से नहीं कह सकते हैं। अगर कह भी देंगे तो उसे झगड़ा करना पड़ेगा, मारामारी करना पड़ेगा और कुछ नहीं होगा। अब देखिए यहाँ दूसरा में चलते हैं, संयोजक क्रिया विशेषण। इसका संबंध किसी उपवाक्य से होता है कि संयोजक माने जोड़ने वाला, कि 2 वाक्य को जोड़ने का काम करता है। या पहले भी मैं बताई, अब देखो यहाँ जहाँ अभी समुद्र है वहाँ किसी समय जंगल था। जहाँ अभी पानी बह रहा है, अभी बड़ा सागर है, बड़ा सा समुद्र है, वहाँ कभी किसी समय में जंगल हुआ करता था। समझ गए? अब तीसरे में चलते हैं, अनुबंध क्रिया विशेषण। इसका प्रयोग अवधारणा के लिए किसी भी शब्द के साथ हो सकता है। अवधारणा का मतलब आपके मन में सोची हुई बात, जो आप किसी को बताए नहीं है लेकिन फिर भी उसको करने के लिए आप सोच रहे हैं। ठीक है, अब यह शब्द के साथ हो सकता है, जैसे मैंने उसे देखा तक नहीं। अपने मन में
हम विचार कर रहे हैं, मैं सोच रही हूँ कि जिसके बारे में मैं सोच रही हूँ उसको आज तक मैंने देखा नहीं। अब इसमें मुझे लगता है कि कहीं किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर होगी तो फिर हम लोग क्लास में मिलेंगे तो तुम लोग अपना पूछ लेना। और क्लास के अंत में भी मैं यही कहना चाहूँगी कि तुम लोग गर्मी में ज़्यादा बाहर नहीं घूमो और अपने काम को करो। पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है और अच्छे से अपने काम को पूरा करो। अब आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। हम लोग फिर कल मिलेंगे नई ऊर्जा के साथ और नई खुशी के साथ। ठीक है, बाय बच्चों।